सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जो विशेष तौर पर संगठनात्मक चीज़ों को लेकर है, खास होने वाला है। यदि आप किसी संगठन से बिलोंग करते हैं, किसी संगठन में पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, चाहे राष्ट्रीय लेवल, प्रांतीय लेवल या जिला लेवल से लेकर ब्लॉक लेवल तक, ग्राम लेवल तक के अगर पदाधिकारी हैं, तो आपके लिए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश खास होने वाला है। कारण बाबा साहब का बहुत ही मजबूत संगठन अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन संचालित था, जिसकी शाखाएं न सिर्फ राष्ट्र लेवल की थी, प्रांत लेवल की थी, बल्कि गांव के लेवल तक भी थी। जिला से लेकर तहसील, तालुका और उसके बाद ग्राम लेवल तक की शाखाएं बनी थी अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की। इतना मजबूत संगठन बाबा साहब का था। उसके बाद समता सैनिक दल की बात होने वाली है आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। आरएसएस से प्रतिबंध हटा लिया गया, जबकि समता सैनिक दल पर लगा प्रतिबंध नहीं हटाया गया, जबकि समता सैनिक दल के द्वारा कोई भी हिंसात्मक आंदोलन नहीं किया गया। बावजूद इसके समता सैनिक दल पर लगा प्रतिबंध क्यों नहीं हटाया गया, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बात करने वाले हैं। बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि आरएसएस से प्रतिबंध हटाया गया, लेकिन समता सैनिक दल से प्रतिबंध क्यों नहीं हटाया गया। कार्य करने को प्रतिबंधित कर दिया गया था समता सैनिक दल को और आरएसएस को भी, लेकिन आरएसएस का प्रतिबंध हटा लिया गया। तो बाबा साहब यहाँ पर इस बारे में बहुत विस्तार से बताते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप आज का वीडियो, यदि आप संगठन से जुड़े व्यक्ति हैं या संगठन में बिलीव करते हैं, यदि आप संगठन में बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते कि नहीं संगठन के जरिए कुछ भी नहीं हो सकता है, अकेले ही आप कोई कार्य कर सकते हैं, बड़ा कार्य, तो फिर आप ये वीडियो न देखें। संगठन में निष्ठा रखने वाले लोग, भले को पदाधिकारी ना हों, वो ज़रूर आज के वीडियो को देखें, ताकि वो समझ सकें कि आपके आसपास क्षेत्र में चल रहा संगठन सही दिशा में चल रहा है या नहीं चल रहा, और संगठन की वर्किंग किस तरह की होनी चाहिए, ये जानने के लिए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जरूर सुने। अब बिना विलंब के हम आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं पेज नंबर 130 से 134 तक। अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की वर्किंग कमेटी की बैठक दिनांक 19-20 नवंबर को दिल्ली में होगी। अध्यक्षता आयुष्मान एन शिवराज BALLB करेंगे। वर्किंग कमेटी की इस बैठक में विशेष तौर पर आमंत्रित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उपस्थित रहेंगे। वर्किंग कमेटी के कार्यक्रम इस प्रकार हैं। पहला कार्यक्रम शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के पूरे देश में चल रहे काम का जायजा लेना, पहली बात। दूसरा उद्देश्य, अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अगले कार्यक्रम और नीति तय करना। तीसरा पॉइंट यहाँ पर रहेगा उस मीटिंग में जो होने वाली है, अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की अगले अधिवेशन की तारीख और स्थान निश्चित करना। और चौथा पॉइंट, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया, समता सैनिक दल पर लगी पाबंदी के बारे में विचार विमर्श करना। सर्कुलर जारी कर दिया गया इस तरह से 4 बिंदुओं को लेकर कि इन 4 बिंदुओं पर बाबा साहब की गरिमामयी उपस्थिति में विचार विमर्श होगा। 2 दिवसीय यहाँ पर संगोष्ठी होने जा रही है और उसी में समीक्षा की जाएगी संगठन की इन 4 बिंदुओं को लेकर। सर्कुलर में एक बात और कही गई थी, जो लोग वर्किंग कमेटी के पास जानकारी भेजना चाहते हैं, वे आयुष्मान PN राजभोज, महासचिव अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से 1 हार्डिज एवेन्यू, न्यू दिल्ली, इस पते पर भेज दें। करीब 3 सालों के बाद वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाने से उसके निर्णयों और आदेशों की ओर सभी स्पर्श जनता का ध्यान लगा हुआ था। 3 साल बाद यहाँ पर समीक्षात्मक मीटिंग हो रही सम्मानित साथियों, इसलिए आम जनमानस का निगाह संगठन की वर्किंग की तरफ था। अलग अलग स्थानों के लिए प्रांत अध्यक्षों के लिए भेजा गया सर्कुलर। आयुष्मान राजभोज ने एक और पत्र फेडरेशन के ही सभी प्रांत अध्यक्षों के नाम लिखा। उनसे अभी तक फेडरेशन के काम की रिपोर्ट नहीं आई है, इस बारे में उन्होंने नाराजगी भी जता दी। विभिन्न प्रांतों में कितनी जिला शाखाएं हैं, पहला प्रश्न। कितनी तालुका अर्थात तहसील शाखाएं हैं, ये प्रांत अध्यक्षों से पूछा गया। प्रांत अध्यक्षों से पूछा गया कि आपके प्रांत में कितनी जिला में शाखाएं हैं, और प्रांत अध्यक्ष
जिलों से पूछेंगे कि उनकी तहसील में कितनी शाखाएं हैं, कितनी गांव में शाखाएं हैं, और आज के साथ साथ फेडरेशन के सभासद कितने हुए हैं, कितना पैसा इकट्ठा हुआ और संगठन का कार्य कहां तक हुआ। इस बारे में उन्होंने हर प्रांत अध्यक्ष से जल्द रिपोर्ट मंगाई। वे इस रिपोर्ट को वर्किंग कमेटी के समक्ष पेश करना चाहते हैं। वर्किंग कमेटी के क्रियाकलाप जानकारी पूर्ण लगते हैं, खासकर उसका समय महत्वपूर्ण है। खास दर्ज करने लायक बात यह है कि करीब संविधान 3 वर्षों के बाद 19-20 नवंबर को ही वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। जल्द ही घटना समिति का काम पूरा होगा। संविधान घोषित होते ही नई पार्लियामेंट का निर्माण होगा। भारतवासियों को नए पार्लियामेंट में अस्पृश्य समाज के हकों का एहसास वर्किंग कमेटी कराएगी। अस्पृश्य समाज के अधिकारों की रक्षा करने और उनके बारे में दूर पैनी नज़र से हर घटना पर ध्यान रखने का काम करने में वर्किंग कमेटी माहिर है। इसी का यह सबूत है। कांग्रेस या अन्य दलों के साथ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के संबंध कैसे हों, इस बारे में अफवाहें फैलाकर जो अफरा तफरी मची थी, उसे दूर करने के लिए वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव काम आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की वर्किंग कमेटी अर्थात अस्पृश्य समाज का सर्वश्रेष्ठ न्यायालय है। इसी न्यायालय से दलितों को सही न्याय मिलेगा और न्याय पाने के लिए वर्किंग कमेटी के आदेश के अनुसार पालन और तन मन धन लगाकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के संगठन को मजबूत करने के लिए सभी अस्पृश्य बंधुओं को तैयार रहना होगा। तय कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 19-20 नवंबर 1949 को अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की मीटिंग दिल्ली में मध्य प्रांत के आयुष्मान DL पाटिल की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक का कामकाज गुप्त तरीके से किया गया। वर्किंग कमेटी की बैठक में वर्तमान राजनीतिक हालात के बारे में सूक्ष्मता से विचार विमर्श किया गया और निर्णय लिया गया कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अपनी पुरानी नीति पर ही कायम रहे। हालांकि ये भी साफ किया गया कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की भूमिका असहयोग की बिल्कुल नहीं होगी। ये भी स्पष्ट किया गया कि जो पार्टी अस्पृश्यों के लिए खास कार्यक्रम रखेगी और जो समान हिस्सा देगी, उसी के साथ सहयोग करने के बारे में दलित फेडरेशन सोचेगा। कौन कौन यहाँ पर उपस्थित रहा? विशेष आमंत्रण के कारण भारत सरकार के कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वर्किंग कमेटी की बैठक में उपस्थित थे। विभिन्न प्रांतों के वर्किंग कमेटी के लगभग सभी सदस्य उपस्थित थे। प्रांतों के अनुसार निम्नलिखित सदस्य बैठक में दिखाई दे रहे थे। पंजाब से नाम हम सामने देख पा रहे हैं, मध्य प्रांत से, मुंबई से, संयुक्त प्रांत से अर्थात यूपी से, बिहार से, मध्य प्रांत से 2 लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, आंध्र प्रदेश से, आसाम, हैदराबाद से। इसके अलावा अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उप सचिव बापू साहब राजभोज भी उपस्थित थे। आयुष्मान N शिवराज कुछ खास वजहों से नहीं आ पाए, इसलिए वर्किंग कमेटी की बैठक मध्य प्रांत के आयुष्मान DL पाटिल की अध्यक्षता में हुई। 2 दिनों में कामकाज हुआ। आपको मालूम है 19 और 20 नवंबर को वर्किंग कमेटी का कामकाज हुआ। पहले दिन के कामकाज की शुरुआत दलित फेडरेशन के महासचिव आयुष्मान बापू साहब राजभोज के द्वारा पढ़ी गई रिपोर्ट से हुई। आयुष्मान राजभोज ने रिपोर्ट में 3 सालों के कामकाज का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। पिछले सत्याग्रह का वर्णन कर उन्होंने सत्याग्रहियों का अभिनंदन किया। मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत आदि के दौरे के अनुभवों का वर्णन भी संगठन के नज़रिए से उन्होंने किया। विभिन्न प्रांतीय शाखाओं में बहुत शिथिलता की बात भी उन्होंने जोर देकर कही। प्रांतीय शाखाओं से फेडरेशन के सदस्यों की संख्या बढ़ाई नहीं जाती, हिसाब नहीं मिलते, प्रचार के लिए यात्राएं नहीं निकाली जाती। ये शिकायतें उन्होंने एक बार फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सामने वर्किंग कमेटी की बैठक में की है। आयुष्मान राजभोज ने अपनी रिपोर्ट के आखिर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यों की बहुत प्रशंसा की। आयुष्मान राजभोज ने कहा कि डॉक्टर साहब ने संविधान बनाकर शत्रु से भी वाहवाही पाई है, ये उनकी और फेडरेशन की भी विजय है। आयुष्मान राजभोज को संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली हैं, जिनके बारे में वह जल्द ही एक सर्कुलर निकालने वाले हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण होता है यहाँ पर वर्किंग कमेटी में। क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं, आइए हम आपके समक्ष रख देते हैं। बाबा साहब ने कहा अपने भाषण में कि हमें अपना संगठन अलग ही रखना होगा। अलग संगठन के बगैर हम स्वाभिमान के साथ जी नहीं सकेंगे। आज जो छोटे मोटे राजनीतिक दल दिखाई देते हैं, उनके पास अस्पृश्यों के लिए कोई खास योजनाएं नहीं है,
कोई अगर इस प्रकार के कार्यक्रम रखते तो हम उनके बारे में ज़रूर सोचते, लेकिन इस वजह से हमारी राह रुक नहीं जाएगी। बाबा साहब की इस बात को हम वर्तमान से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सामान्य साथियों, बाबा साहब बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं कि हमें अपना संगठन अलग ही रखना होगा। अलग संगठन के बगैर हम स्वाभिमान के साथ नहीं जी सकेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, वर्तमान परिदृश्य में भारत में यहाँ पर लोकसभा का चुनाव हो रहा है और ऐसा राजनीतिक दल जिसे आप अपना मानते हैं वो अलग रहकर यहाँ पर किसी भी गठबंधन का हिस्सा न बनकर अलग चुनाव लड़ रहा है, वो पार्टी लड़ रही है। तो ऐसे में क्या आप अगर गंभीरता से विचार करेंगे तो वो पार्टी निश्चित रूप से बाबा साहब के कहे के अनुसार काम कर रही है। इस आधार पर देखें, बहुत सारे लोग यहाँ पर कहेंगे कि वर्तमान परिस्थितियाँ अलग थीं और इस वजह से तो बहुत सारी सलाहें वैसे भी व्हाट्सएप के ज़रिए मिल ही रही हैं, कुछ सलाह यहाँ पर भी दी जा सकती हैं। तो सामान्य साथियों, यहाँ पर मेरे हिसाब से निश्चित रूप से बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास, सार्थक प्रयास उस पार्टी के द्वारा, राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा किया जा रहा है और इस बात को हमें ध्यान देना होगा। बाबा साहब कहते हैं कि हमें अपनी सुप्ता अवस्था को त्यागना होगा। अब के बाद हमें जो भी पाना हो इज्जत के साथ ही पाना होगा। किसी की हाजी हाजी करके या भीख मांगकर हमें कुछ नहीं चाहिए कि हमको 1 सीट दे दो, हमको 2 सीट दे दो, इस तरह की भीख नहीं चाहिए हमें। हमारा भविष्य अब उज्जवल है। भविष्य उज्जवल बनाने के लिए मुझे निष्ठावान लोगों की ज़रूरत है। आखिर एक बात मुझे साफ तौर पर कहनी है कि अगर आप मुझे अपना नेता मानते हैं तो आपको मेरी बातें माननी होगी। सामान्य साथियों, संगठन को संचालित करने के लिए, किसी राजनीतिक पार्टी को चलाने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आपको अपने नेता पर निष्ठा के साथ भरोसा करना होगा। आपको निष्ठावान रहना होगा, तभी आपका नेता सही ढंग से कार्य कर पाएगा। और आपको, आप नेता मानते ही हैं तो फिर बातें भी आपको माननी ही होंगी। इसलिए सामान्य साथियों, यहाँ पर बहुत बड़ी बात बाबा साहब ने कह दी है कि अगर आप मुझे अपना नेता मानते हैं तो आपको मेरी बातें माननी होंगी। 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए सामान्य साथियों, और इन 4 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को जानना बेहद ज़रूरी है। वर्किंग कमेटी का सबसे बड़ा जो कार्य हुआ वो ये 4 प्रस्ताव हैं। उसके बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की वर्किंग कमेटी द्वारा 4 प्रस्ताव पारित किए गए। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की मौजूदा नीति में किसी तरह का बदलाव, फेर बदलाव नहीं किया गया। पहले प्रस्ताव द्वारा आदेश दिया गया कि आगामी पार्लियामेंट चुनावों के जाल में कोई फंसे नहीं। पहला पार्लियामेंट्री इलेक्शन आपको मालूम है कि 1952 में हुआ था। और दूसरा प्रस्ताव समता सैनिक दल के बारे में अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जिस प्रकार के हिंसात्मक कृत्य हुए, उस प्रकार के कोई काम समता सैनिक दल के द्वारा न किए जाने के बावजूद RSS जैसे संगठनों पर संगठनों पर से पाबंदी हटा ली गई है और समता सैनिक दल पर लागू पाबंदी हटाई नहीं गई। इस बात का दूसरे प्रस्ताव में विरोध किया गया। अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के महासचिव को संगठन के बारे में सूचना देने वाला तीसरा प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के जरिए पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए अनुशासन भंग करने वालों को दंडित करने के अधिकार भी उन्हें दिए गए, महासचिव को दिए गए। आयुष्मान ठाकरे गोपाल सिंह को दलित फेडरेशन से निष्कासित करने का निर्णय लिया गया। मेरे साथियों, निष्कासित कर दिया गया। यहाँ पर डंके की चोट पर यहाँ पर फेडरेशन से निष्कासित किया गया है। चौथा प्रस्ताव अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के आगामी सार्वजनिक अधिवेशन के बारे में है, जिसमें तय हुआ है कि अगला अधिवेशन पंजाब में होना है। अधिवेशन का स्थान और तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। आज का पहला प्रश्न, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्यों कहा कि हमें अपना संगठन अलग रखना होगा? दूसरा प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने समता सैनिक दल को प्रतिबंध नहीं हटाए जाने पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है मेरे साथियों? और वो कौन सा संगठन है जिससे यहाँ पर प्रतिबंध हटा लिया गया है, जबकि समता सैनिक दल पर प्रतिबंध नहीं हटाया गया? उस संगठन का नाम भी आप लिख सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बताएंगे कि बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में।
आप भी अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।